इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया ऐ ज़िंदगी। बहुत दुखी हूँ लेकिन सिर्फ ये सोचकर खुशी हूँ कि जो तुमने मुझे दिया वो बहुतों को नसीब नहीं होता। हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अपने लक्ष्य के प्रति पूरी शिद्दत के साथ तैयारी में जुटे होंगे। आपके भी लाइफ में प्लस माइनस अप्स एंड डाउन्स आते होंगे और आप उसको बेहतर तरीके से हैंडल करते हुए एक लाइफ का एक पार्ट मानते हुए अपने ज़िंदगी को आप आगे लेके जा रहे हैं, एक अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते जा रहे हैं। क्योंकि आप ये भली भांति जानते हैं कि जो एक्टर होता है उसे ही सबसे टफेस्ट रोल मिलता है। तो आप एक एक्टर हैं और अपने लाइफ में अभी एक स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्टूडेंट का रोल प्ले करने का मतलब है कि उसमें भी आप बेहतरीन करने की तैयारी में हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस 9 बजे की सेशन में, जिसमें हम पॉलिटी का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यदि वहाँ पे जीके जीएस आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप से और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी इस सेशन में जुड़ते हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिंकी मैम, राकेश जी, विजय शंकर काली, वैशाली मैम, विदित जी, इंटरटेनमेंट, ओम सर, विनीत, विनय मौर्य, आप सबका बहुत स्वागत है। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, देखिए ये जो क्लास होती है वो जनरल साइंस की है। तो वनडे एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई केवल साइंस हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को डीप में नहीं जाएंगे। हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना कि पेपर में पूछा जाता है। और हम लोग का जो क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया रहेगा वो पेपर के आसपास ही रहेगा। ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग जो होता है वो एप्लीकेशन ऑफ साइंस ही होता है। ठीक है, तो हम लोग इंजीनियरिंग साइंस को महसूस करते हुए जीते हैं, क्योंकि हम लोग टेक्निकल हैं। ठीक है, तो शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। ठीक है, अब जल्दी बताइए, है ना। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि इंसुलेशन आपतन की बात की गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऊष्मारोधी क्या होता है कि जहाँ से हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाए, हीट ट्रांसफ़र जीरो हो जाए, है ना। हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाए, वहाँ पे जीरो हो जाए, उसमें हम क्या कहेंगे, ऊष्मारोधी सामग्रियाँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास आपतित और सौर विकिरण। तो जो हमारे पास सौर विकिरण मतलब समझते हैं आप, जैसे आपने देखा होगा गाँव घरों में आपने सोलर पैनल इस तरह से देखा होगा, ऐसे सोलर पैनल लगा होता है। आपने देखा है क्या, जल्दी बताओ कितने लोगों ने सोलर पैनल को देखा है। कुछ क्वेश्चन अभी तुरंत पूछेंगे, याद रखना, है ना। ये सोलर पैनल इस तरह से लगा होता है। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ से फिर ऐसे यहाँ पे बैटरी में स्टोर होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है हमारे पास सोलर पैनल। इसे आप फोटो वोल्टिक भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो होता है इंसुलेशन आपतन का जो अर्थ होता है हमारे पास आपतित सौर विकिरण। आपको पता होगा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सन की रेज आती हैं, है ना। सन की रेज यहाँ पे क्या होती है, ऐसे ऐसे गिरती हैं, और ये जो किरणें होती हैं, जो हीट होता है किसमें कन्वर्ट होता है, हीट को हम किसमें, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बैटरी क्या होता है, बैटरी हमारा वह युक्ति होता है जो रासायनिक ऊर्जा को, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये सवाल देखिए, सारे हीट से ही क्वेश्चन है। आप सिर्फ ये बताओ कि इन पांचों क्वेश्चन में आपको आ कितने रहे हैं, आप जल्दी बताइए। पहला सवाल ये रहा कि थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। थर्मोस्टेट कहाँ लगता है, ये पहली बात तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का पार्ट है। थर्मोस्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट मतलब क्या होता है, समान ताप, है ना। कहाँ, समान ताप। तो थर्मोस्टेट एक ऐसी युक्ति है जहाँ से यदि हम जहाँ पे इस युक्ति को लगा देंगे वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, बिल्कुल से समान हो जाएगा, थर्मोस्टेट हो जाएगा। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर रखने पर क्या होगा। यदि आप कमरे में फ्रिज रखे हैं, अब फ्रिज क्या करता है कि ठंडा करता है, जो भी आप उसमें सब्जी या कुछ भी फ्रूट्स रखते हैं तो उसमें क्या वो क्या करता है, ठंडा करता है। आपका यदि ये मानना है कि हम गर्मी पड़ रही है, पंखा नहीं चल रहा है, तो फ्रिज को क्या करते हैं, फ्रिज को ही एसी बना दें,
फ्रिज का दरवाज़ा खोल दें तो पूरा कमरा भी ठंडा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो आपका कमरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्रायोजेनिक ताप से क्या समझते हैं राकेश जी, हमेशा याद रखना। आप सब लोग क्रायोजेनिक ताप मतलब जब भी किसी मिसाइल को हम लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे आपको पता होगा कि टेम्परेचर वेरिएशन मिलता है, प्रेशर वेरिएशन मिलता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चेंज होता रहता है। तो हम वहाँ पे क्रायोजेनिक फ्यूल की बात करते हैं तो उसका जो फ्यूल का जो तापमान होता है -150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। यदि मैं अपने पिछली ज़िंदगी को याद करूं तो ये रेलवे इलाहाबाद में पूछा जा चुका है कि क्रायोजेनिक ताप क्या होता है और इसका मान कितना होता है। अरे याद कर लो, यदि आपका सपना है कुछ करने के लिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो ना, तो इन सबको दिमाग में याद कर लो, ठीक है। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना समान होता है। आपको बताया था हमने कि र्यूमर, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन 4 वैज्ञानिक थे तापमान के संबंधी में जिनका समीकरण भी पता है आपको। क्या होता है, C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। याद है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये होता है कितना, -40। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, लिक्विड में और गैस में। केवल द्रव और गैस में किस संवहन के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और साथ ही साथ में चालन की बात करें तो चालन ठोस, द्रव, गैस में होता है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इस सवाल का जवाब दीजिए, और एक सवाल मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास इस सवाल का जल्दी जवाब दीजिए। ये सवाल मैं पूछूंगा किससे, पिंकी मैम से। जल्दी बताओ। हमारे पास एक बॉक्स, ये बॉक्स नहीं है, ये बॉक्स हो गया हमारे पास। इसमें हमने इस तरह से बर्नर हो गया, ये इसको हमने नीचे से गर्म कर रहे हैं, है ना, नीचे से गर्म कर रहे हैं। और एक पोखरा है ना, पोखरा है। और पोखरा में आपको पता होगा कि बाहर सूरज हैं, बाहर सूरज जी हैं इस तरह से, और इनके गर्मी से ये पानी गर्म हो रहा है ना। तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है, आप सब लोग बताइएगा, लेकिन स्पेशली पिंकी मैम आप भाई बताइए, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होगी। हमने अभी बताया कि जो संवहन होता है द्रव और गैस में होता है। यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से पानी गर्म होगा, और यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से पानी गर्म होगा, आप जल्दी बताइए, ठीक है। वह ऊर्जा जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह नीचे की उष्मा में प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भूतापी ऊर्जा। क्या कहते हैं उसे हम, भूतापी ऊर्जा। मतलब कि जो जमीन के अंदर का जो तापमान है उस तापमान का हम लोग यूज करते हैं। मैं अभी बताऊंगा, है ना। आपको पता होगा कि पृथ्वी का जो कोर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो लगभग 7200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 7200, जी सही से सुन लो, 7200 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और जो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो कितना होती है, 6400 किलोमीटर समथिंग, ठीक है। और आप एक भी बात याद रखना कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्रेस्ट, मेंटल, कोर। क्रेस्ट ऊपरी वाली परपटी को कहते हैं जिसमें हम लोग हैं, वो क्रेस्ट है। फिर नीचे आएंगे मेंटल आएगा, सबसे नीचे कोर आएगा। कोर में क्या होता है, निकिल होता है, फेरस होता है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम कहाँ होता है, उसके ऊपर होता है। ये बात भी आपको याद रखना है। तो जब पानी को हम नीचे से गर्म करेंगे तो क्या होगा, संवहन होगा, क्योंकि इसमें पानी पूरा गर्म होगा, क्योंकि एक अणु गर्म होगा ऊपर जाएगा, फिर दूसरा अणु गर्म होगा, फिर वो ऊपर जाएगा। ऊपर होने के बाद जब गर्म होने के बाद ये लोग ठंडा होते हैं तो ऊपर जाते हैं, और उसका जो गैप होता है बगल वाला अणु भर लेता है। लेकिन जब हम पानी को ऊपर से गर्म करेंगे, सूर्य के प्रकाश से जब किसी पोखर का, तालाब का, नदी का पानी गर्म हो रहा था, आपको पता होगा पानी ऊपर तो गर्म होगा लेकिन नीचे क्या होगा, ठंडा होगा, कूल होगा। इसका मतलब कि जब पानी को हम ऊपर से गर्म करेंगे, सूर्य के प्रकाश द्वारा गर्म करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, चालन होगा, यहाँ पे चालन होगा और यहाँ पे संवहन होगा। इतनी बातें आपको याद हुई, ठीक है। आगे चलें। ये देखिए, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। राकेश जी सिर्फ आप ये बताओ कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, नीला है, हरा है और लाल है, नीला। और तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलता है हमारे पास, सफ़ेद मिलता है। क्या मिलता है, सफ़ेद मिलता है, ठीक है। अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें कौन सी है,
तो अल्ट्रावायलेट किरणें किस में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल में। कौन सी किरणें होती हैं? UVB, ये सबसे हानिकारक होती हैं। और समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत, है ना। कौन सी? ओजोन। ओजोन की मोटाई किस में नापते हैं? डाप्सन में नापते हैं। किसमें? डाप्सन में। वायुमंडल की 5 परतों का नाम याद रखना, क्या है? तस्मीन। क्या है? तस्मीन। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। अर्धचालक पदार्थों के नाम बताइए। जर्मेनियम। AC को DC में बदलने के लिए युक्ति का नाम क्या है? रेक्टिफायर। क्या है इसका? रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल AC के लिए किया जाता है। केवल AC के लिए। क्या करने के लिए? वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के लिए। वोल्टेज को घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? आपका सवाल उत्तर होगा सर 2 प्रकार के, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। कमेंट बॉक्स में छापो। विजय शंकर काली जी, वैशाली मैम, बताइए जल्दी। शुभम सर जल्दी, आप भी हैं? आप सबका स्वागत है सर, जल्दी बताइए। आगे चलें। रेल की पटरियों में रेल के बीच में खाली जगह क्यों छोड़ दिया जाता है? जल्दी बताइए इसका आंसर, है ना। आपने देखा होगा कि जब भी कोई पटरी है इस तरह से, तो यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह छोड़ दिया जाएगा और इसको आप, है ना, इस तरह से ऐसे कनेक्ट रहता है। तो आप बताओ ये खाली जगह क्यों रहता है? जल्दी बताइए, है ना। खाली जगह क्यों रहता है? जल्दी बताइए आप, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि देखिए, यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर सबका इसमें आएगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है। क्या होगा? रेखीय प्रसार गुणांक, या फिर गर्मी में जब तापमान बढ़ता है तो जब तापमान बढ़ेगा तो इसका प्रसार होगा, मतलब ये फैलेगा। जब ये फैलेगा तो फैलने के लिए इसके पास जगह मिल जाएगा। यदि मान लीजिए जगह नहीं होगा तो क्या होगा? रेल की पटरियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। ठीक है, रेल की पटरियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी एक्सपेंशन की वजह से। और गर्म ठंडा होते होते कितने एक्सीडेंट हो जाएंगे रेलवे डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? बीच में जगह को खाली छोड़ दिया जाता है क्योंकि प्रसार के लिए समय मिल सके, जगह मिल सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से आया कि जब हमारे पास जब एक रेखा में प्रसार होता है, एक हमारे पास होता है रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन प्रसार गुणांक गामा। जब हम केवल 1 मीटर में काउंट करते हैं कि लंबाई के थ्रू या चौड़ाई या ऊंचाई किसी एक बीमा को लेकर के गणना करते हैं तो वहाँ पर हमारा रेखीय प्रसार गुणांक होता है। जब लंबाई और चौड़ाई को काउंट करने लगते हैं तो वहाँ पे क्षेत्रीय हो जाता है। और जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बीमाओं की बात करते हैं तो वहाँ पे आयतन प्रसार गुणांक होता है। तीनों में संबंध क्या होता है? 1 संबंधे 2 संबंधे 3, 1:2:3। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। आगे चलें, ये देखिए। ठीक है, AC के लिए AC के लिए ताप एवं अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? राकेश जी, बाकी लोग बताइए, सभी लोग बताइए किसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। AC के लिए मतलब एयर कंडीशनिंग, AC का नाम सुने हो क्या आप? बताओ, AC का नाम सुने हो कभी? AC के लिए ताप एवं अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, जो ताप होना चाहिए वो तो आप 20 से लेकर के 23 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए मिनिमम, है ना, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। अब जरूरी नहीं कि आप AC का टेम्परेचर आपके हाथ में रिमोट है तो 16 डिग्री कर देना, 20 कर देना, 4 कर देना, 5 कर देना, जम जाओगे। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका जो तापमान होता है वो 4 डिग्री रखा जाता है। AC का कितना? 20 से 24, 23-24। ठीक है, आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? 60% होनी चाहिए। आर्द्रता 60% होनी चाहिए, है ना। गुप्त ऊष्मा कितनी होती है किसकी? ये बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 80 कैलोरी प्रति ग्राम किसकी होती है? बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, जब भी आप अशुद्धि मिलाओगे किसी भी द्रव में तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कोई पानी है, पानी गंदा हो गया, है ना, तो जैसे पानी, शुद्ध पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है, अब पानी हो गया गंदा, तो क्या करेगा? वो 100 से ज़्यादा पर उबलेगा। तो मतलब कुछ भी मिला दो आप, पानी में चावल मिला के जब खाना पकाते हो आप, तो चावल क्या है उसमें बताओ? तो जब पानी, शुद्ध पानी के सिवा उसमें कुछ भी मिलाओ तो वो क्या होगा? शुद्धि कहलाएगा। और वो डालने पर जो क्वथनांक है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक का क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। यदि आप दाब बढ़ाओगे तो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब बढ़ जाता है तो
दाब बढ़ जाता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? गलन मतलब वही है, फिर से दोबारा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, आगे चलें। जल्दी बताइए, क्या आपको सेशन नहीं समझ में आ रहा है? डीजल इंजन में को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी बताओ। डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे होंगे डीजल इंजन के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा डीजल इंजन तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हो। चलिए, तो जो डीजल इंजन होता है क्या होता है, हमारे पास एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर में हम क्या करते हैं, एयर, है ना, क्या करते हैं, एयर को इसमें इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पे एयर को क्या करते हैं, यहाँ से पिस्टन लगा होता है, इसको कंप्रेस किया जाता है। जब दबाया जाता है बहुत तेज़ी से तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी किसी चीज़ को आप दबाते हो तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे आप भी हो, आपको कोई बहुत ज़्यादा दबाए, तुरंत जाके कहीं ये करो वो करो, ऐसे रहो ऐसे रहो, आपको दबा के कोई रखना चाह रहा है तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपकी मानसिक स्थिति बढ़ जाती है। और डेली सहते 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 एक दिन ऐसा आता है कि आप खुल के बोलते हो कि नहीं रहना मुझे ऐसे रिश्ते में। ठीक है, तो यही कंडीशन होती है कि जब आपको कोई इंसान दबाता है तो आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ता है। जैसे प्रेशर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब वो क्रिटिकल कंडीशन होता है तो वहाँ पे आपका, है ना कोई एक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या एक्शन होता है, जब प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है तुरंत इसी टाइम पे फ्यूल डीजल को हम उस पर इंजेक्ट करा देते हैं और क्या होता है, स्पार्क हो जाता है और पूरा फ्यूल जल जाता है। ठीक, तो क्या होगा, सिलेंडरों को वायु संपीड़ी मतलब क्या होता है, कंप्रेशन, दबाना। ठीक है, तो सिलेंडरों में वायु को हम कंप्रेस करके डीजल इंजन को। ठीक, आगे चलें। ये देखो, ये सवाल है हमारे पास, और इस सारे सवाल ना हमने पिछले साल का पेपर मैं लगा रहा था ना, उसी से मैंने उठा लिया। ठीक है, हमने कहा कि ये भी क्वेश्चन है जो कि प्री के लिए घूम फिर के सबके लिए लगभग सेम ही रहते हैं, कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं रहता है। ठीक है, तो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है? जल के वाष्पन की बात किया जा रहा है तो कितना होगा, 540 क्या होता है, कैलोरी प्रति ग्राम, 540 कैलोरी प्रति ग्राम। और यही वजह है कि आप गर्म जल से कम जलेंगे लेकिन भाप से बहुत ज़्यादा जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है, लैटेंट हीट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीट, फर्स्ट इज वन लैटेंट हीट, सेकेंड इज वन सेंसिबल हीट। इफ यू टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट इट मीन्स वी हैव द एनी बॉडी इंक्रीज द टेम्परेचर ओनली, Q बराबर mh डेल्टा टी। इफ यू टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द लेटेंट हीट इट कैन बी ओनली यूज फेज चेंज, है ना, मतलब कि अवस्था परिवर्तन के लिए हम केवल गुप्त ऊष्मा की बात करेंगे। और जब हम किसी बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ाना होता है तो वहाँ पे हम सेंसिबल हीट की बात करते हैं। मतलब Q बराबर के ml जो है हमारे पास ये लेटेंट हीट है और Q बराबर mh डेल्टा टी जो है हमारे पास ये सेंसिबल हीट है। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास 0 डिग्री पर पिघलती हुई बर्फ में नमक मिलाने पर क्या होगा? जब भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब भी अशुद्धि मिलाओगे तो क्या होगा, गलनांक घटेगा। और कितना घट जाएगा, 0 से लेकर के -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक घट जाएगा। और इसी मिक्सचर का यूज करके आप क्या करते हो, कुल्फ़ी बनता है, आइसक्रीम बनता है, सब कुछ बनता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप उसमें चीनी मिला दोगे बर्फ़ में, उसकी अशुद्धियाँ घट जाती है। नमक मिला दोगे, अशुद्धियाँ घट जाएगी। अशुद्धि घट जाएगी तो जिस बर्फ़ को 0 डिग्री पर पिघलना था वो बर्फ़ -22 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप बर्फ़ में यदि अशुद्धियाँ मिला रहे हो तो उसका गलनांक घट रहा है, इसका भी आप फायदा में ले रहे हो, इसका भी हम अपने हिसाब से यूज में ले रहे होते हैं। जब भी अशुद्धियाँ किसी जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। और जब गलनांक हम करते हैं तो गलनांक हमारा घट जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जब पानी में नमक मिला के हम गर्म करते हैं तो क्वथनांक हमारा घट जाता है बढ़ने की बजाय। लेकिन बाकी चीज़ यदि हम पानी में कुछ मिलाते हैं, द्रव में मिलाते हैं तो क्वथनांक हमारा बढ़ जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। स्टीफन का नियम क्या हो, ये होता है जो इमेशन एनर्जी है, ट्रांसफर एनर्जी है, प्रोपोर्शनल होता है T के पावर 4 के, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक। विकिरण का माध्यम आपने सुना होगा, 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, फर्स्ट इज वन कंडक्शन, सेकेंड इज वन कन्वेक्शन, थर्ड इज वन रेडिएशन। तो रेडिएशन की बात करते हैं, 4 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना।
ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हमने अभी बताया। चालन, संवहन, विकिरण। जल के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? ये होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता किस रूप में व्यक्त किया जाता है ना। अब यहाँ पे हम कुछ डिवाइसें लिखेंगे। राकेश जी से मेरा जवाब है, सवाल है कि आप बताएंगे, जवाब तो मैं बाद में दूंगा, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर आप उन्हीं लोग का नाम क्यों लेते हैं बार बार। मेरे दोस्त, ये लोग वो बच्चे हैं जो कि डेली क्लास में आते हैं। कुछ लोग आज आए हैं, कल नहीं आएंगे। आप भी डेली रेगुलर आएंगे तो आप भी फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी बताइए, हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइग्रोमीटर क्या होता है? ये देखो, हाइड्रो है, हाइग्रो है ना। सिस्मोग्राफ क्या होता है? बैरोमीटर क्या होता है ना। बैरोमीटर क्या होता है, जल्दी बताओ। सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो सापेक्षिक जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी, जो नमी होती है वायु की, उसे हम परसेंटेज में किस में व्यक्त करते हैं? परसेंटेज में, है ना। अब इस सवाल का जवाब देखें यदि हम, तो जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर एक स्पेसिफिक घनत्व मापने के लिए होता है, या पानी का घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर होता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापने के लिए। और एक बात और ना, इसी से मिलता जुलता नाम है क्या? हाइड्रोफोबिया। क्या है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब होता है पानी, इसीलिए आपने देखा होगा ना हाइड्रोलिक्स, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो हाइड्रोलिक्स उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो जो हाइड्रोफोबिया होता है, फोबिया का मतलब होता है डर, हाइड्रो मतलब पानी, मतलब पानी से डर लगना। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना। जब किसी को कुत्ता काट लेता है तो उसे पानी से डर लगने लगता है, उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। और वायरस का नाम बताओ पिंकी कमेंट बॉक्स में, और वैशाली मैम यहाँ पे ये बताओ कि विषाणु से होने वाले कितने रोग हैं। सब टाइप करो जल्दी से, याद रखना रेहेब्डो वायरस, हमें पता है नहीं टाइप करोगे, रेहेब्डो वायरस, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या होता है? ये क्या होता है? स्पेसिफिक क्या ह्यूमिडिटी मापते हैं किसमें? हाइग्रोमीटर में। सिस्मोग्राफ भूकंप के संबंधित है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, है ना। बैरोमीटर के आविष्कार किसने किया था? टार्सली ने। याद रखना, जब बैरोमीटर का जो पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आधी आने की संभावना होती है, और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बरसात होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। तीनों बातें याद रख लेना, ठीक है। ये लो, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? कैलोरी मालूम है कि नहीं? कैलोरी क्या होता है बताओ। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? ये होता है 4.18 जूल, है ना। जूल पर केजी केल्विन, ऐसा होता है क्या बताओ। या फिर इसे हम देखो, इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट होता है 4.2, ठीक है। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितने कैलोरी होते हैं? जल्दी बताओ। यूनिट है, ये लोको पायलट के मेंस में पूछा गया था जब मेरा लखनऊ में पेपर था, ठीक है। तो वहाँ पे आया था कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितने कैलोरी होता है। यदि आप मतलब रेलवे ना जनरल साइंस पे आप खेल जाओगे, चलो ठीक है, कोई नहीं, बाद में बताएंगे हम। 252 कैलोरी होता है एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में, ठीक है। और एक कैलोरी में कितना हो जाएगा? 4.18, ठीक है, याद हो गया, 18 जूल या फिर 4.2 जूल। रोमर पैमाने पर क्वथनांक बिंदु क्या होता है? रोमर पैमाने मतलब रोमर पैमाने पर जो गलनांक बिंदु होता है 0R होता है, और क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 80R होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर बात करें तो जो गलनांक बिंदु है वो है 32 फ़ारेनहाइट है, और क्वथनांक बिंदु 232 फ़ारेनहाइट है। कितना है? 212 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। और सेल्सियस की बात करें तो जीरो सेंटीग्रेड पे पानी जमेगा और 100 पे उबलेगा। केल्विन की बात करें तो 273 और 373 याद रखना। द्रव तापमापी का परिसर क्या है? द्रव तापमापी बोले तो ये मरकरी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? मरकरी की। और मरकरी की तो बात करें हम, ये होता है -39 से लेकर के कितना करता है? 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप कौन माप सकता है? ये द्रव तापमापी। और द्रव तापमापी मतलब थर्मामीटर। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। यहाँ तक मेरे दोस्त पॉइंट क्लियर होगा? बोलो हाँ। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या हुआ? आज संडे है तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? बताओ, संडे तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है?
कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, जल्दी बताओ। और जो लोग मैकेनिकल के होंगे, कोई यदि देख रहा होगा, जरा ये बताएगा कि जो हमारे पास ये जो कार का जो रेडिएटर होता है, आपने देखा होगा जनरेटर में भी लगा होता है रेडिएटर। ये जो कार का रेडिएटर होता है जो सामने लगा रहता है, ये हीट एक्सचेंजर एक चैप्टर है उसमें, मैकेनिकल में, हीट मास ट्रांसफर में। ये किस टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है, जल्दी बताएंगे मैकेनिकल वाले। सिर्फ विदित जी, आप मैकेनिकल से हो, सुने हैं आप जब बताओ जल्दी। विनय, आप तो सिविल से हो, है ना। सिविल बोले तो वहीं ईटा, बालू, भस्सी, गारा, सीमेंट, सरिया, कुछ ना समझ में आया तो बस बीम बना के उसमें सब सरिया उड़िया डाल दो, है ना। 3 एक का मसाला हो जाए, 4 एक का मसाला हो जाए। आप तो सिविल वाले, आप तो जानोगे नहीं इस बात को, हीट ट्रांसफर रेट। लेकिन ये सवाल, इसमें से एक सवाल और होगा इसमें। पिंकी मैम बताइए, आपके हीट एक्सचेंजर में हम कॉपर की, इसमें कॉपर का यूज करते हैं, क्यों कॉपर हम यूज करते हैं, जल्दी बताइए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारे पास, कार के रेडिएटर में हम पानी का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, एक कौन सा, किस टाइप का है हीट एक्सचेंजर है, क्रॉस फ्लो टाइप। क्या, क्रॉस फ्लो टाइप। हीट एक्सचेंजर इधर से निकलेगा, पानी आप ऊपर से डालोगे, यहीं पे रहता है पानी डालने के लिए। क्या होता है, क्रॉस फ्लो टाइप हीट एक्सचेंजर। ठीक है, और कॉपर हम ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि हमको पता है कि जब ये हीट को एक्सचेंज कर रहा है, हमारे गाड़ी के इंजन को बाहर रिजेक्ट कर रहा है, तो ये जितना ही इसकी कंडक्टिविटी जितनी भी ज़्यादा होगी हमारे लिए उतनी ही अच्छा होगा। नहीं, क्या पता आप जब हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं अच्छा होगा तो क्या होगा, बॉडी पूरा डैमेज हो जाएगा, इंजन डैमेज हो जाएगा बॉडी का। ठीक है, ठीक है, ये लो ध्यान से बताइए इसको। परम शून्य ताप और चालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। देखिए, परम शून्य ताप क्या होता है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या होता है, परम ताप। या फिर 0 केल्विन को हम क्या कहते हैं, परम ताप कहते हैं। और परम ताप पे जो हमारा आणविक गति होती है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। क्या होती है, शून्य हो जाती है। परम शून्य ताप हो गया और इसका आंसर हो जाएगा 0। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रांटजन ने। किसने, रांटजन ने। परावैज्ञानिक किरणों की खोज किसने की थी, रीटर ने। किसने, रीटर ने। दृश्य विकिरण की खोज, दृश्य विकिरण कौन सी, वही जिसमें हम देख पाते हैं कि हाँ वो लाल पहना है, वो हरा पहना है, दुनिया गोल है, दुनिया रंगीन है, पेड़ के पत्ते नीले नीले, काले काले, हरे हरे हो रहे हैं, जो भी हो। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है आपके अंदर कि दृश्य विकिरण को ही आप देख पाते हैं। इसकी खोज किसने किया था, भौतिक विज्ञान के पितामह सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, औरत किरणों की खोज किसने किया था, ये किया था विलियम हर्शेल ने। तो याद रखना, हर्शेल। ठीक है, ठीक, हर्शेल याद रखना। यहाँ तक क्लियर हुआ, अगले सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, लाइफ में आप क्या करना कि कुछ वक्त कम से कम अपने लिए आप ज़रूर बिताना। कुछ वक्त ऐसा होगा जिन 24 घंटा में एक थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए रुक जाओ और सुनो। ये 24 घंटे के लिए कुछ पल ऐसे ज़रूर बिताना कि जो आपका खुद का वो अपना हो, है ना। अपने लिए काम करना, अपने लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो अच्छा लगे वो करना। आपको मन करता है कि नहीं मुझे मतलब कि सोना है, आप सो लो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आपको जो मन, अपने ऊपर, है ना। होता क्या है कि आप पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए मतलब कि बिता देते हो। दूसरे के मनपसंद कपड़ा पहनना, दूसरों के मन के हिसाब से रहना। मैं ऐसा नहीं करूँगा नहीं तो वो नाराज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं करते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। मैं ये कपड़ा पहन लेता हूँ, मैं ये खा लेता हूँ, मुझे इसमें निकलना है, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे ये करना है, वो करना है। कुछ वक्त अपने लिए, अपने वक्त, है ना। एक बार मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके, एक बार डायरी लेकर के, एक बार अकेले चुपचाप बैठ जाओ, सोचो अपने आप से आप क्या हो, क्या करने आए हो, आपकी लाइफ कितनी है। मेरे दोस्त, ज़िंदगी बहुत छोटी है। कहीं दूसरों को खुश रखने के चक्कर में कहीं आपकी खुशियाँ कहाँ चली जाती हैं। ठीक है, तो आप कम से कम इस डायरी में लिखना कि हाँ मैं राकेश, मैं विदित, डायरी में लिखना मैं ये बनना चाहता हूँ। फिर उसमें देखना कितनी अड़चनें आ रही हैं, ये आप किया करो काम। कुछ वक्त अपने लिए, कुछ पल अपने लिए। आपको डांस करने का मन करता है, दरवाज़ा बंद करो, खूब डांस करो। गाने का मन करता है, गाना गाओ। कुछ भी करने का मन होता है, कुछ पल आप अपने लिए बिताओ। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। ये भूल जाओ कौन आपको कितना दिल दुखा रहा है आपका, कौन आपको क्या कह दिया दिन भर में, कौन कितने लोग आपका दिल दुखा रहे हैं, लेकिन सबको माफ़ कर दो। सिर्फ ये सोचो कि यार मुझे यहाँ पे सदियाँ नहीं बितानी है, मुझे कुछ वक्त के लिए जीना है यहाँ पे। तो अपने दिमाग को एकदम बिल्कुल हल्का रखो। आपको पता है कि जब भी आपको उड़ना होता है ना, पता है कार उड़ नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि वो हल्की नहीं है। ट्रेन नहीं उड़ सकती क्योंकि वो हल्की नहीं है।
जब भी आपको मेरे दोस्त ऊपर उठना होता है ना, तो आपको हल्का होना पड़ता है। और जब भी आपको अपनी ज़िंदगी में, जब भी आपको उड़ना है तो हल्का होना पड़ेगा। हल्का होने का मतलब कि अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं, अप्स एंड डाउन, सबको निकाल के आप बाहर फेंक दो। कुछ भी अपने पास मत रखो। आपको कोई कुछ भी कहता हो, आप याद रखना, कोई किसी से नहीं प्यार करता। सब बस गलत फहमियाँ होती, सबके अपने अपने एक्सपेक्टेशन होते हैं। जहाँ एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसलिए प्लीज़ रियलिटी में बिताओ, है ना। मेरा ये बात कहने का मतलब आपको आंसू में डुबोने का नहीं है। सिर्फ मेरा मतलब ये है कि आप हर ज़िंदगी के हर एक लम्हों से आप कम से कम रूबरू हो पाओ, ठीक है। तो इसलिए 24 घंटों में कुछ टाइम अपने लिए ज़रूर बिताना है, याद रखिएगा। 1 ग्राम बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पूरी तरह से पिघलने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा? वेरी गुड है, आपको पता होगा 1 ग्राम बर्फ़ है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, है ना, लेटेंट हीट की बात करेंगे। मतलब जब भी आपको पता होगा, जब भी हमारे कोई ऊष्मा गलने की बात करेगी, यहाँ पे फेज देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का एक बर्फ़ है, तो बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ़ है ना। तो इसे क्या करें, इसे पानी बनना है, तो क्या करोगे सर, इसे हम हीट करेंगे, Q बराबर mH डेल्टा T लगाओगे? कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे अब इसको क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ़ बन गया है ना, तो अब उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनना है। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनना है तो इसे लेटेंट हीट चाहिए फेज चेंज करने के लिए। वो कितना होता है हमारे पास? 80 जूल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलें। देखा था कि बर्फ़ की जो गुप्त ऊष्मा होती कितनी होती है, ये लो सवाल इम्पोर्टेंट है ना। सभी लोग बताएंगे मेरे दोस्त कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमने सभी ले लिए हैं PCS से, ठीक। क्योंकि देखो क्या है ना कि आपको टफ लेवल और इजी लेवल सब क्वेश्चन करा देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए आप डिपेंडेंट हैं मेरे ऊपर और मैं टफ़ क्वेश्चन को नहीं कराया, हो सकता है आपके लिए आसान होगा, तो फिर आप कहोगे कि सर, है ना, टफ़ क्वेश्चन आ गया। तो मैं चाहता हूं कि आप इतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो कि आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दो। 4 ऑप्शन आए तो आप कह सकते हो अच्छा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही होगा सही। आयतन प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का कितने गुना होता है? आपको पता होगा कि एल्फा बीटा गामा का जो रेशियो होता है 1:2:3, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे देखो कि गामा जो होता है 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब गामा जो होगा हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ एल्फा होगा, है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो आयतन प्रसार गुणांक होता है रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। वही हम यदि सवाल बदल के आ जाए कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक का कितने गुना होता है, तो आप कहोगे सर 2 एल्फा, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ एल्फा। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होगा। यहाँ पे सवाल यदि मैं बदल दूँ, हम कहें कि ये बताओ जरा कि जो रेखीय प्रसार गुणांक है आयतन प्रसार गुणांक का कितने गुना है, तो आप कहोगे सर ये तो गामा इक्वल टू क्या होता है 3 टाइम्स एल्फा। तो एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/3 टाइम्स ऑफ गामा। इसका मतलब कि आयतन प्रसार गुणांक का 1/3 होगा रेखीय प्रसार गुणांक। आप यदि मैथ जानते हैं तो इसके साथ खेल लेंगे कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। वायु, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है? मेरे लाल याद रखना, हाइड्रोजन में सबसे अधिक होती है। वायु में कितनी होती है? वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन हाइड्रोजन में कितना होता है? हाइड्रोजन में लगभग 1300 मीटर पर सेकंड होता है। वहीं बात करें कार्बन डाइऑक्साइड में तो 250 होता है। और ध्वनि की चाल बात करें पानी में कितना होता है? 1440, लोहा में 5110 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि 3 प्रकार की, ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य, अपश्रव्य, पराश्रव्य। जो अपश्रव्य होता है वो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति होता है। तो जो श्रव्य होता है, श्रव्य को हम सुन सकते हैं 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होती है। पराश्रव्य को हम लोग नहीं सुन सकते, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। और ध्वनि की तीव्रता हम डेसिबल में मापते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किसी माध्यम में आवृत्ति बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ वैशाली मैम कि आवृत्ति बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जवाब होगा सर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी रेलवे में आ चुका है। किसी माध्यम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाती है? मेरा याद रखना 0.61 डिग्री मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है, ठीक है। यदि आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगी? 0.61 मीटर पर सेकेंड। मनुष्य की ध्वनि को सुनने की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? 95 डेसिमल। कितना होता है? 95 डेसिमल।
यदि आप इससे ज़्यादा आप सुनोगे तो आपको बहरापन भी हो सकता है। तो प्लीज़ अपनी जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, इनको कम से कम बचा के रखो, है ना। आप अपने आँखों का ध्यान, अपने स्किन से ज़्यादा अपने आँखों का ध्यान दो, ठीक है। कोई नहीं पसंद करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंखें रहेंगी मेरे दोस्त तो आप दुनिया देख पाओगे, दुनिया को समझ पाओगे, लाइफ की उन सच्चाइयों को समझ पाओगे जो आपको अभी भी दिखता ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि आपको पता है आपकी आंखें उतना ही दिखती हैं जितना कि आपके दिमाग को पता होता है। तो अपने दिमाग को ज़्यादा पता करवाओ, है ना। अपने दिमाग को ज़्यादा पता करवाओगे तो आपकी आंखें बहुत दूर तक देखेंगी। और ठीक है, आगे चलें। ये क्वेश्चन देखो, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो क्या होता है ना। तो मेरा सवाल फिर से इस बार विनय जी से, विनय ये बताओ कि जो एक एटीएम है ना, एटीएम नहीं, मशीन वाला पैसा निकालने वाला एटीएम, एक एटीएम का मान कितना होता है, जल्दी बताओ। और बाकी लोग सवाल का जवाब देंगे। विनय जी जल्दी बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, तब द्रव ठंडा होने लगता है। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता है भाई, द्रव वाष्पीकृत होने लगता है। वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो क्या होगा, उबलने लगता है पानी, ठीक है। वाष्पीकृत होने लगता नहीं, वाष्पीकृत नहीं होगा अभी। जब वायुमंडलीय दाब से वाष्प दाब अधिक हो जाएगा तब वाष्पीकृत होने लगता है। अभी यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, उबलने लगता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना होता है, 1.013 इंटू 10 पावर कितना 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर बराबर कितना 1 बार के, या फिर 76 सेंटीमीटर किसके, मरकरी के, या फिर 760 mm किसके, Hg के, या फिर 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। ये याद रखना। जल्दी बताइए इसका आंसर सब लोग। जंग से लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। दूध से दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया से, है ना। पिंकी मैम जरा ये बताइए कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ। अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है, ठीक है। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर कितनी होती है, 0 होती है, ठीक। ये लीजिए, सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा बजट के बारे में सही विवरण है। एक आपने सुना होगा बजट, वित्त मंत्री है ना, निर्मला सीतारमन जी बजट पेश करती हैं, ठीक है। जो संसद के 3 सत्र हैं, मैंने पॉलिटी को पढ़ा रखा है, जाके उसको भी आप रिवीजन कर लिया करो, 2 की स्पीड में, 3 की स्पीड में देख लिया करो, ठीक है, नहीं सब भूल जाएगा। यह पदार्थ में आणविक क्रिया का ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया है, नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है ये। लंबे पृथ्वी से लंबे तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण, ऐसा भी नहीं, ये भी गलत है। यह पृथ्वी द्वारा प्राप्त किए गए सूर्य की ऊष्मा के बराबर होती है, नहीं, ऐसा भी गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यह पृथ्वी पर आने वाले ऊष्मीय विकिरण तथा जाने वाले ऊष्मीय विक्रम के संतुलन के बराबर होता है ना, ये व्युत्क्रम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे एलिमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। ये लो, ये सवाल दो। अब ये बताओ कि इनमें से आपको कितने आ रहे हैं क्वेश्चन। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का रेंज क्या है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, इसका क्या है हमारे पास कि -400 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अरे पेपर में पूछा जाता है कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप माप सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कितने, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। या फिर किताब में दे देगा कि एक रॉड है जिसका नाम X है, इसका टेम्परेचर हमारे पास 1100 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम यहाँ पे किससे नापेंगे, थर्मामीटर से, तापयुग्म तापमापी से, प्लेटिनम से, किससे, है ना। ऐसे सवाल भी बनते हैं। तो हमने रेंज बता दिया -400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200। तापयुग्म तापमापी का रेंज क्या है, मतलब ये भी होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब इसका रेंज इससे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्लियर। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, ये होती है कितना 4200 जूल प्रति केजी केल्विन, क्या होती है 4200। बर्फ की बात करें तो इसका आधा कर देना कितना 2100। पारे का विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है 140। अरे याद रहेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, याद रहेगा कि नहीं, जल्दी बताओ इतना।
जब पानी बोलेगा, जल बोलेगा तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितना कर देगा? 2100। मात्रक क्या होगा? जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, जूल पर केजी केल्विन। पारा बोलेगा तो 140 कर देना, बर्फ पूछेगा तो 2100 जूल प्रति केजी केल्विन, ठीक है। चलिए आगे चलें। एल्कोहल में पानी की अपेक्षा शीघ्र वाष्पशील है क्योंकि यहाँ डैश डैश पानी से कम होता है। देखो पानी की बात, द्रव की बात, मरकरी की बात करें तो इसका जो क्वथनांक गलनांक होता है -39 होता है, जबकि एल्कोहल की बात करें तो इसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? जल्दी बताओ, इसका क्वथनांक कितना होता है? -139 क्या कितना होता है? जल्दी बताइए आप। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास उसका क्वथनांक, ठीक है, इसका क्वथनांक। और हमारे पास एल्कोहल का जो गलनांक होता है -150 डिग्री सेंटीग्रेड। जो एल्कोहल होता है ना 115 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का ताप रहेगा तो भी एल्कोहल ताप से हम माप सकते हैं, ठीक है। ये देखो यार, ये मतलब ठीक है। गुरुजल क्या होता है? गुरुजल मतलब भारी जल। क्या होता है ना, हैवी हाइड्रोजन प्लस के ऑक्सीजन, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल। दूध किसका घटिया स्रोत होता है? विटामिन सी का। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम है तो अम्ल, 7 से अधिक है तो क्षार। अम्ल और वर्षा क्या होती है? जो सल्फ्यूरिक अम्ल होती है, नाइट्रिक अम्ल होती है, इन सब का जो मिक्सचर जब पानी के बूंदों में पाया जाता है ना तो वहाँ पे क्या होता है कि अम्ल वर्षा होता है, एसिड रेन होता है। और एसिड रेन की वजह से आपको बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकती हैं। और साथ ही साथ में आपके घर का जो खूबसूरती है वो खराब हो जाता है इसकी वजह से। पेपर में आ गया है कि ताजमहल की सुंदरता किसकी वजह से खराब हो रहा है? शाहजहाँ की वजह से? नहीं, वो एसिड रेन की वजह से। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड। ये कल मैंने करा दिया था इसलिए मैंने आज रिवीजन करा दिया, ठीक है। निर्मल रातें मेघाच्छन्न रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? मेघा मतलब क्या होता है? बादल होता है। क्या होता है? बादल। अरे इतने भी इंग्लिश मैन क्या बनना यार, मतलब क्लाउड्स मत कह देना, बादल कहना। अच्छा बताओ टाइप करके कि एलेक्सा से कौन कौन बात करता है? जल्दी बताओ, एलेक्सा से अपनी दिल की सारी बात कौन कौन करता है? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में करके। राकेश जी बताओ, एलेक्सा से बात करते हो क्या? निर्मल रातें मेघाच्छन्न रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? ये तो सिंपल है, चालन के कारण नहीं, चालन के कारण नहीं, द्रवण के कारण नहीं, सूर्यताप के द्वारा नहीं, विकिरण के कारण, ठीक है। विकिरण को संचरित होने के लिए, उष्मा संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। चलो, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। यदि हवा ज़्यादा गर्म होगी तो वो उसके अंदर नमी और ज़्यादा अवशोषित हो सकती है। कौन से उष्मा संचरण की विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? ये होता है हमारे पास विकिरण। क्या होता है? विकिरण। और उष्मा संचरण की कितनी विधि है? 3, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? जब किसी प्रिज्म से हम प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंगों में बट जाता है, इसे हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बैंगनी का कम होता है, और बैंगनी का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, लाल का सबसे कम होता है। मोटर गाड़ियों को ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? रेडिएटर प्रयोग करते हैं, अभी मैंने बताया। कैलोरीमीटर क्या है? यह किसका बना होता है? कैलोरीमीटर क्या होता है? यह तांबे का बना होता है और उष्मा की कैलोरी का मान गणना, उष्मा के मान को गणना करता है कैलोरी में, ठीक है। पारद थर्मामीटर काम करने का सिद्धांत क्या है? जो पारद थर्मामीटर है जिसे किसने बनाया था? फ़ारेनहाइट ने। इसका रेंज क्या होता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना? 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। तो किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके घनत्व में परिवर्तन नहीं, घनत्व नहीं होता। पारे का घनत्व सबसे अधिक होता है, 13.6 × 10⁻³ kg/m³ होता है पारे का घनत्व। पारा एक ऐसा द्रव धातु है जिसमें आपको फेंक देंगे ना, पानी है, फेंक देंगे तो आप डूबोगे ही नहीं। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका विस्तार, यही करेक्ट होगा। पदार्थ का ऊष्मीय प्रतिरोध नहीं, किसी पदार्थ को गर्म करने पर द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने, आज ही हमने देख लिया। हैलोजन परिवार के तत्व पर कितना आवेश होता है? तो ये होता है -1 होता है। परिवार के तत्व का नाम बताओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, इसे हम एक्स से दिखाते हैं। पृथ्वी की सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? ओजोन को कहते हैं। ओजोन कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में, ठीक है ना, समताप मंडल में। यहाँ पे ताप समान होता है इसीलिए यहाँ पे हवाई जहाज, विमान उड़ते हैं, ठीक है।
वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल है, जिसमें बिजली का चमकना, हम लोग जिसमें रहते हैं, बादल का उड़ना, धुआं का बनना, आम का फलना, सब कुछ किसमें होता है? क्षोभ मंडल में। पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक दूरी का मात्रक है और एक पारसेक में 3.02 प्रकाश वर्ष होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र का नाम क्या है? बैरोमीटर। ये तो आप कर चुके हो तो आपको पता होगा, है ना। उष्मा गति का प्रथम नियम में से किसको संरक्षित करता है? उष्मा गति का जो प्रथम नियम है ना, जो प्रथम नियम है वो किससे संबंधित है? जल्दी बताओ, आप जल्दी बताओ, है ना, यही तो होता है। ये होता है हमारे पास ऊर्जा का, किसका? ऊर्जा का। ठीक है, जरा ये बताओ राकेश जी आप कि जो अवगाद्रो संख्या n है इसका मान कितना होता है? जल्दी बताओ, कोई बता सकता है क्या? जल्दी बताइए। इसे रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, जल्दी से। जल का अपवर्तन कितना होता है? 1.33। कांच का अपवर्तन कितना होता है? 1.5। प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम है? 2 नियम हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। और एक नियम, ठोस में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ठोस में ध्वनि की चाल होती है 5110 मीटर पर सेकेंड, और द्रव में कितनी होती है? 1440, और हवा में कितनी होती है? 332। हाइड्रोजन में कितनी होती है? सबसे अधिक होती है, कितना? 1300 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है। पारे की बात करें तो 150 होती है, और हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो 250 होती है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है, और एक अर्घ में 10⁻⁻7 जूल होते हैं। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, और एक डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तन हो जाता है? अरे हमने बताया था ना, 4, र्यूमर, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। तो यहाँ पे के दिया है, मतलब केल्विन की बात किया है। 273 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? केल्विन क्या होता है? गलनांक होता है। और 373 पे क्या होता है? पानी क्या करता है? पानी उबलने लगता है, मतलब ऑप्शन नंबर 0 केल्विन क्या आता है? परम शून्य ताप होता है। इसका मान कितना होता है? 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हुआ? ये सब सारी बातें हम बता चुके हैं। अच्छा, ये भी है, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? बादल वायुमंडल में इसलिए तैरते हैं क्योंकि कम घनत्व के कारण। सरल लोहे की लंबाई किस पर निर्भर करती है? आवर्तकाल पे। क्यों? 2 = 2π√L/g, है ना। यहाँ पे यम नहीं है, इसलिए द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। कई बार आपसे स्टेटमेंट में पूछा जाएगा, क्या सरल लोहे की लंबाई द्रव्यमान पर निर्भर करती है? आपका जवाब होगा नो नो नो, कभी नहीं। क्या कारण है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। पृष्ठ तनाव को, सरफेस टेंशन को यू कैन राइट डाउन एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये भी जेईई में पूछा जाता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? भैया विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, 8 मिनट 22 सेकंड बस। किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आयतन सबसे कम होता है। आज का ये सबसे आखिरी सवाल रहा, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है हमारे पास 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। पेट्रोल किस में आधारित होता रहता है? ऑटो साइकिल पे। डीजल इंजन डीजल साइकिल पे, है ना। कार्नोट क्या है हमारे पास? आइडियल एफिशिएंसी का एक साइकिल है। ठीक, तो यही आज के लिए बस इतना ही रहेगा। आप प्लीज़ पहले इस वीडियो का जो आप PDF होगा आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और अपने तैयारी को रिवीजन करते रहेगा। और डेली मैं हमेशा बार चिल्ला के बोलता हूँ कि आपको 10 घंटा पढ़ना है, तो प्लीज़ कम से कम 40% टाइम आपको रिवीजन पे जाना चाहिए, और 60% टाइम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे होना चाहिए। तभी आप कवर कर पाओगे, नहीं एक तरफ से एक तरफ पढ़ते रहोगे, भूलता रहेगा, पढ़ते रहोगे, भूलता रहेगा, ज़िंदगी बढ़ती रहेगी। लास्ट टाइम पे घरे बोलेंगे बस बेटा अब रहने दो, बहुत हो गया, है ना। ऐसा ना है मेरे लाल, आप रिवीजन पे टाइम देते रहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।